हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशंस के लिए योजना एवं कार्यक्रम टॉपिक लेकर आए हैं। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आज 22 तारीख हो गया, 27 को पेपर है। तो जितनी जल्दी हो सकती है चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। और योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा एग्जाम में, योजना से क्वेश्चन रहेगा। यह जो टॉपिक है वह घटना चक्र के बुक, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो घटना चक्र का बुक आता है, योजना एवं कार्यक्रम नीति करके, उससे लिया गया है। ये घटना चक्र बुक से बनाया जा रहा है वीडियो, और घटना चक्र बुक का योजना एवं कार्यक्रम नीति के बुक से ये टॉपिक बनाया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। पहला योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। तो ये कब लॉन्च किया गया, ये डेट याद रखना है आपको। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से। और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होता है, अमूमन 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है, उसी पूजा के दिन, विश्वकर्मा जयंती के दिन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। इस योजना की घोषणा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और ये जो योजना है विश्वकर्मा योजना, इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जबकि 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। और 16 अगस्त 2023 को ये आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट समिति है, उनके द्वारा योजना की मंजूरी दे दी गई थी। शुरुआती तौर पर यह योजना 5 वर्षों के लिए 2027-28 तक क्रियान्वित की जाएगी। और यह 5 वर्षों के लिए योजना अभी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु एलिजिबल बनाना, पात्र बनाना। विश्वकर्मा के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन यानी स्किल अपग्रेडेशन करना और उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। इसमें जो कौशल चाहिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, उनको अपग्रेड किया जाएगा। और ज़्यादातर ये जो योजना है, जाति विशेष समुदाय से जो जुड़ी हुई एक जनरेशन है, जो उनका जातीय व्यवसाय है, उनको अपग्रेड करके, उनके स्किल को अपग्रेड करके इस योजना से जोड़ना है और उनको आर्थिक रूप से सशक्त, मजबूत बनाना इसका मेन उद्देश्य है। उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। लाभार्थियों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण, कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करने के माध्यम से ऋण की लागत को कम करना। इसमें क्या किया जाएगा? जो लाभार्थी है उसका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, उसके बाद इनको लोन दिया जाएगा जिसमें उनसे कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा, कोलेटरल फ्री होगा ये, और साथ में ब्याज छूट भी मिलेगा, ब्याज फ्री लोन मिलेगा। विश्वकर्मा के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन हेतु इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो बिजनेस ये लोग शुरू करेंगे, उनमें अगर ये अपने बिजनेस में डिजिटल लेन देन करते हैं तो इनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा अलग से। विकास हेतु नए अवसरों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें ब्रांड प्रचार, ब्रांड प्रमोशन एवं बाजार संपर्क, मार्केट लिंकेज हेतु एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो इनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने, जो इनका ब्रांड होगा उनका प्रमोशन करने के लिए मार्केट से लिंक करेगी इनके बिजनेस को और इनको प्रमोट करेगी इनके व्यवसाय को। कितना अच्छा कार्य है। इनके प्रमुख तथ्य, इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो पहला जो शुरुआती दौर में जो खर्च आकलित किया गया है वो 13,000 करोड़ रुपए किया गया है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जा रही है। तो इस योजना में 3 विभाग सम्मिलित हैं। एक है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और दूसरा है स्किल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, जिसका स्किल इंडिया वगैरह प्रोग्राम है,
ये है स्किल डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा है वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग, जहां से इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। ये तीनों मिलकर इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा एक संपूर्ण योजना है जो निम्न घटकों के माध्यम से कारीगरों एवं शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। और ये घटक कौन कौन सी है, इनको मान्यता मिलेगी, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड दिया जाएगा, कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा, एक विशिष्ट डिजिटल संख्या, डिजिटल नंबर को सृजित किया जाएगा और यह संख्या प्रमाण पत्र और पहचान पत्र आईडी कार्ड पर प्रदर्शित होगी। तो एक अलग से इनका पहचान दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा और जो उनके प्रमाण पत्र पर और उनके आईडी पे छपा होगा। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। जैसे ही ये एप्लीकेंट के पास सर्टिफिकेट आ जाएगा और ये योजना के तहत वो रजिस्टर होगा, पास कर जाएगा और जो आईडी और सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनको इस योजना का लाभ लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, वो पात्र हो जाएगा। दूसरा एक घटक जो इसमें शामिल है कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेडेशन। इसके अंतर्गत पुनः 3 घटक शामिल किए गए हैं। तो कौशल उन्नयन के अंदर 3 घटक है, वो क्या क्या है? पहला है कौशल सत्यापन यानी कि स्किल वेरिफिकेशन, दूसरा है मूलभूत कौशल प्रदान करना यानी बेसिक स्किलिंग, और तीसरा है उन्नत कौशल प्रदान करना यानी एडवांस स्किलिंग। मूलभूत कौशल प्रशिक्षण की अवधि 40 घंटे की होगी, जबकि उन्नत कौशल प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन या 120 घंटे की या अधिक होगी। तो यहाँ पे टाइम भी निर्धारित किया गया है। जो मूलभूत कौशल प्रशिक्षण होगा वो 60 घंटे का होगा और उन्नत कौशल प्रशिक्षण जो होगा वो 15 दिन या 120 घंटे का होगा। टूल किट प्रोत्साहन, इसमें टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा। कौशल सत्यापन के पश्चात एवं मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ के समय लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जैसे ही उनका कौशल सत्यापन हो जाएगा और वो कौशल प्रशिक्षण का प्रारंभ करेंगे तो उसी समय उनको 15,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा। ये भी बेनिफिट है उनको। साथ में ऋण सहायता दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित अभ्यर्थियों को कोलेट्रल मुक्त यानी कि बिना किसी गिरवी के एंटरप्राइज विकास ऋण यानी कि अपने जो बिजनेस है उसके डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए तक का पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक का द्वितीय किस्त की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें ब्याज भी बहुत कम है और 5% का रियायत दिया गया है और 1 लाख रुपए पहला किस्त में दिया जाएगा लोन के रूप में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। उसके बाद द्वितीय किस्त में 2 लाख रुपए मिलेगा। डिजिटल लेन देन हेतु इंसेंटिव मिलेगा इनको। जैसे ही फोन पे, गूगल पे इत्यादि से लेन देन करते हैं अपने बिजनेस का, तो इनको इंसेंटिव भी मिलेगा। साथ में मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा बिजनेस के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा उनको। विपणन हेतु राष्ट्रीय समिति बना है, उसका नाम है एनसीएम, नेशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों, शिल्पकारों के उत्पादों के लिए विपणन एवं ब्रांडिंग सहायता प्रदान करेगी। तो जैसे ही इस कार्य के लिए और जो पंजीकृत होगा उसको एनसीएम के थ्रू मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हेल्प मिलेगा। एनसीएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। तो यह योजना पूरे भारत में मदद करेगा कारीगर को, शिल्पकार को। यह योजना महिलाओं एवं उपेक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों आदि के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। ये तो बहुत ही अच्छा पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय हैं? तो इसमें प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। और वो पारंपरिक व्यवसाय कौन कौन सा है? तो मैंने पहले ही बोला था कि ये जातीय पेशा होता है, जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौरा एवं टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बिनकर, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, पारंपरिक जो होता है, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाला, जो जाल बनाने वाला होता है, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, उनको शामिल किया गया है। तो प्रथम चरण में कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है और इसको विश्वकर्मा योजना के तहत सपोर्ट मिलेगा। अब इसका हम विश्लेषण देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं
तथा प्रायः स्वरोजगार पर निर्भर होते हैं और आमतौर पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा जाता है। तो पारंपरिक जो जातीय पेशा करते हैं वो शिल्पकार, कारीगर अपने हाथ से और औजार से काम करते हैं और ये असंगठित क्षेत्र के हिस्से हैं। इनका कोई भी संगठित तरह से ये काम नहीं करते हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, भविष्य में इनका क्या बोलते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं होता। ऐसे शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा गया है और उनको संगठित करने के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस योजना को लाया गया है। वे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए हैं। ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं ये लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसाय करते हैं। ये कौशल या व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य मॉडल पर पारंपरिक प्रशिक्षण के बाद परिवारों और अन्य औपचारिक समूह के कारीगरों और शिल्पकारों के भीतर पारित किए जाते हैं। क्लियर है कि ये परिवार दर परिवार, पिता कर रहा है तो बेटा कर रहा है वही काम, बेटा कर रहा है तो उसका बेटा वही काम कर रहा है। तो ये मॉडल जो है गुरु शिष्य मॉडल, उस पर आधारित ये व्यवसाय है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना इन कुशल व्यक्तियों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना चाहती है, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे योजना की, जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल योजना। यह भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्कीम योजना है, ये प्लान है। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी दी है। और यह योजना कब मंजूर किया गया है? 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना। इसका उद्देश्य क्या है? पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है केवीएस, उसका और साथ में जो एनवीएस है सहित स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करना है। तो ये स्कूल को विकसित करने का एक मॉडल है पीएम श्री स्कूल योजना। देश के सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं विकसित कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को स्कूलों में लागू करना, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को मजबूत करना इनका उद्देश्य है। हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। इस योजना का कार्यकाल 5 वर्षों की अवधि 22-23 से 26-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि 2022 से 2027 तक 5 वर्षों के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जाना है जो प्रस्तावित है। इसकी कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए है। इसमें 18,128 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान शामिल है। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। ये अपने निकटवर्ती स्कूलों को मार्गदर्शन परामर्श भी प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा काम है इसका। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनलों, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क SQAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख होगा। तो इस पीएम श्री स्कूल योजना का जो उद्देश्य है, इसमें एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, इन सारी चीजों का ज्ञान दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा। स्कूल के गुणवत्ता पे काम किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया जाएगा और इसके लिए एक SQAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे केवीएस का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस का फुल फॉर्म होता है नवोदय विद्यालय समिति। इन स्कूलों की प्रगति का आकलन करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए इनकी सख्ती से निगरानी की जाएगी। विश्लेषण देखते हैं हम लोग। देश में समावेशी और उचित शिक्षा की आवश्यकता को
पहचानते हुए हाल ही के वर्षों में भारत सरकार शिक्षा एवं कौशल परितंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रही है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे, साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास भी करेंगे। निश्चित रूप से यह शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक और परिवर्तनकारी तरीका होगा, जिससे लगभग 18 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की। अब वायु खेल नीति होती है, हवा में खेला जाएगा गेम, उसके लिए एक नीति बनी है। 7 जून 2022 को तत्कालीन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, जिसको NASP 2022 भी कहते हैं, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद एवं अस्थायी वायु खेल परितंत्र एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। देश में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, वायु खेल अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव, प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के मामलों में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अंगीकृत करना। इसका उद्देश्य है एक सरल, हितधारक, अनुकूल और प्रभावी प्रशासनिक संरचना का विकास करना, वैश्विक वायु खेल प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता को सुनिश्चित करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में वायु खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देना। कवरेज क्या है? इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया जाएगा। और ये जो खेल है, वायु खेल कौन कौन सा है? एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे, इसको बैलोनिंग बोलते हैं, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग और विंग सूट शामिल है। पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग, पावर्ड पैराशूट, ट्राइक सहित पावर्ड विमान, अल्ट्रा लाइट, माइक्रो लाइट और लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट इत्यादि सहित रोटर क्राफ्ट, ऑटो गायरो सहित खेल शामिल है। प्रशासनिक संरचना क्या होगी इसकी? नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय 4 टियर प्रशासनिक संरचना होगी। ASFI, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। व्यक्तिगत वायु खेलों या वायु खेलों के एक समुच्चय सेट के लिए राष्ट्रीय संघ, नेशनल एसोसिएशन जैसा भी उपयुक्त हो बनाया जाएगा। राष्ट्रीय वायु खेल संघों को क्षेत्रीय जैसे पश्चिम, दक्षिण, पूर्वोत्तर आदि या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय इकाइयां जैसा भी उपयुक्त हो बनाया जाएगा। जिला स्तरीय वायु खेल संघ जैसा भी उपयुक्त हो बनाया जाएगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस नीति के तहत भारत में एयर स्पोर्ट्स के लिए 4 स्तरीय गवर्नेंस संरचना की स्थापना की जाएगी, जिसमें एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में होगा। देश भर में वायु खेलों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। पायलटों और तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वायु खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वायु खेलों से संबंधित नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा। फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1905 को हुई थी। ये जान लीजिए, जो FAI फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल है, इसका मुख्यालय लुसाने में है और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1905 को। यह वायु खेलों के लिए मानक निर्धारित करता है तथा प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। वैश्विक रिकॉर्ड रखता है। वर्तमान में FAI के 90 से अधिक देश हैं जो सदस्य हैं। FAI में सदस्यों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रीय एयरपोर्ट कंट्रोल द्वारा किया जाता है। भारत एरो क्लब ऑफ इंडिया भी इसका सक्रिय सदस्य है। तो भारत का एरो क्लब ऑफ इंडिया भी FAI का सदस्य है। वायु खेल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल है। भारत में वायु खेल की दुनिया में शामिल होने की क्षमता है, क्योंकि इसके पास एक बड़ी भौगोलिक स्थिति एवं विविध स्थलाकृतियां मौजूद है। इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है। विशेष रूप से इसके पास युवाओं की पर्याप्त संख्या है। देश में वायु खेल हब के निर्माण से पूरे विश्व से वायु खेल संबंधी पेशेवर और पर्यटक भारत आएंगे। इससे विमानन गतिविधियों में
रुचि बढ़ेगी और पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये क्या है? नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण अभियान, यानी कि पोषण PO से होता है पोषण, SHA से होता है शक्ति, NI से N से होता है निर्माण, यानी कि पोषण शक्ति निर्माण फुल फॉर्म इसका। इस योजना को मंजूरी प्रदान की। ये मंजूरी कब किया दिया गया? 29 सितंबर 2021 को। 2021 को पोषण अभियान की मंजूरी दी गई। यह योजना वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। तो ये 25-26 इसका लास्ट पीरियड है, हो सकता है तो ये एक्सटेंड भी करें। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी पोषण अभियान के थ्रू खाना दिया जा रहा है स्कूलों में। यह योजना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करती है। तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह योजना है। इस योजना ने पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया है। पहले मध्याह्न भोजन योजना चलता था, अब उसकी जगह पे पोषण योजना चल रहा है। इसके माध्यम से वर्तमान में प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना के संचालन हेतु 11,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 23-24 में 11,600 करोड़ रुपए दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करना है। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना, लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाकर उन्हें कुशलतापूर्वक चलाना। और प्रमुख तथ्य क्या है इसके? इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। तो 11.80 करोड़ बच्चे को इसमें कवर किया जाएगा। तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों, त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं। सरकार बच्चों की प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन के विकास को बढ़ावा दे रही है। इन बगीचों की फसल का उपयोग मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। आकांक्षी जिलों और रक्ताल्पता यानी कि जहां पे एनीमिया के उच्च मामले वाले जिले हैं उनमें बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों और सब्जियों के आधार पर विशिष्ट संस्कृति से जुड़े व्यंजनों और नवीन मेन्यू को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पाक कला प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों, FPO और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका विश्लेषण क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मानव विकास सूचकांक के बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देती है। यह योजना लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। हालांकि इस योजना को लागू करने में काफी खर्च होता है और अभी भी कई लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में इस योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना एक चुनौती है। जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पे बहुत चुनौती भरा कार्य है। अब हम लोग मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम सर्वप्रथम वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा वंचित बच्चों के लिए शुरू की गई थी। तो ये फैक्ट है, याद रखिए, मद्रास नगर निगम द्वारा। 1980 के दशक में 3 राज्यों क्रमशः गुजरात, केरल तथा तमिलनाडु एवं संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी ने प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की। पहले मद्रास में शुरू हुआ, उसके बाद गुजरात, केरल और तमिलनाडु ने इसको अपने संघ में शामिल कर लिया। वर्ष 1990 से 91 तक देश के 12 राज्यों द्वारा यह योजना संचालित की जाने लगी। 1990 से 91 में 12 राज्यों में किया गया। 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम, जिसको NPSE बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभ किया गया।
15 अगस्त 1995 को। इसे ही मध्याह्न भोजन योजना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो मध्याह्न भोजन का जो नाम है, मध्याह्न भोजन योजना का जो नाम है वो ओरिजिनल नाम है NSPE और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसका उद्देश्य स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारणा, रिटेंशन एवं उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार करना था। इस वर्ष में यह योजना देश के 2408 ब्लॉकों में कार्यान्वित की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक चरणबद्ध रूप से इस योजना का विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के स्कूल के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को आच्छादित किया गया था। अक्टूबर 2002 में शिक्षा गारंटी स्कीम EGS, एजुकेशन गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा केंद्रों अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों तक भी इस योजना का विस्तार किया गया। ये अक्टूबर 2002 में किया गया वैकल्पिक विस्तार। इस योजना में केंद्रीय सहायता के तहत प्रति स्कूल दिन में प्रति बच्चा 100 ग्राम खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति और अधिकतम 50 रुपए प्रति क्विंटल तक खाद्यान्न परिवहन हेतु सब्सिडी शामिल थी। सितंबर 2004 में योजना में संशोधन के माध्यम से बच्चों को 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। अक्टूबर 2007 में यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 के बच्चों तक विस्तारित की गई और योजना का नाम प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम से परिवर्तित कर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। यह कार्य 2007 में किया गया जिसमें 6 से 8 के बच्चों को शामिल किया गया, परंतु 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण भारत के उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों और मकतब में लागू कर दिया। तो ये 2008 में सबके लिए लागू कर दिया, सरकारी स्कूल में कर दिया गया, जहां पे सहायता सरकारी मिल रही है स्कूल को उसमें मदरसा, मकतब इस सब में कर दिया गया। इसके तहत सभी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन न्यूनतम 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो यह निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा की दिशा क्या होगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जो लगभग 34 वर्षों बाद आई है। देश में सर्वप्रथम 1968 में पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जारी हुई जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किए गए। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 21वीं शताब्दी की सबसे पहली शिक्षा नीति है और यह 34 वर्षों के बाद आई है। 34 वर्षों के बाद आई है। सबसे पहले वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और इस दूसरी शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किया गया था। उसके बाद डायरेक्ट 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित समूहों को, जो वंचित समूह है उसको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त देना इसका मेन उद्देश्य है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन और लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। भारत को वैश्विक शिक्षा के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाना भी इसका उद्देश्य है। शिक्षा नीति के आधार सिद्धांत क्या है उन पे चर्चा करते हैं। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति तथा नैतिक मूल्य और आधार स्थापित हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पाद लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर योगदान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धांत निम्नलिखित हैं। वो क्या क्या है?
प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, लचीलापन जिससे शिक्षार्थी में सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो तथा वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। यानी कि एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना इनका मेन मकसद है। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये किया जा रहा है। कला और विज्ञान के मध्य पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के मध्य व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के मध्य कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, अवधारणात्मक समझ पर बल, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक और तार्किक सोच इस शिक्षा में शामिल किया गया है। यानी कि आप रीजनिंग, तर्क के अकॉर्डिंग सोच सके, आप इनोवेशन को बढ़ावा दें, आप इनोवेटिव हो, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इस शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इनमें बच्चों की तार्किक सोच, रचनात्मक शक्ति, नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य को समझाया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। बच्चों को नैतिकता क्या है इसका पाठ पढ़ाया जाएगा, मानवीयता का पाठ पढ़ाया जाएगा, संवैधानिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाएगा और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसमें लैंग्वेज जो है, मल्टी लैंग्वेज को शामिल किया गया है। जीवन कौशल इसमें शामिल किया गया है कि कैसे आपका आर्ट ऑफ लिविंग होगा, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, और जो आप सीखेंगे उसमें आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा समय समय पर, पीरियोडिक, और ताकि आप में विकास हो, आपका जो एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव हो। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया गया है। स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना इसका मेन उद्देश्य है। स्कूली शिक्षा के उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल बिठाना इसका उद्देश्य है। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, यानी कि यहाँ पे ऐसा है कि इस एजुकेशन में शिक्षकों को भी बोला गया है और जो संकाय है उसको भी बोला गया है कि आपको निरंतर सीखने की प्रवृत्ति अपने होनी चाहिए, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन, सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। आउट ऑफ द बॉक्स जो विचार है उसको प्रोत्साहित करेगा। उत्कृष्ट स्तर का शोध किया जाएगा, इसमें रिसर्च भी शामिल है, तो ये रिसर्च, इनोवेशन, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है। निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी, यानी कि आप निरंतर रिसर्च करेंगे, आपका नियमित मूल्यांकन होगा और उसके बाद आप में क्या प्रोग्रेस हुई है उसका रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। भारतीय मूल और गौरव से आबद्ध रहना, आपको आप भारतीय हैं, आप में भारतीयता का गौरव होगा, ये आपके अंदर मूल्य डेवलप किया जाएगा। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार मानना इनका मेन उद्देश्य है। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है इस नीति में। एक मजबूत व जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश करना इसका मेन उद्देश्य है। विजन क्या है? विजन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, वह है एक वैश्विक विजन है। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप में योगदान करेगी। नीति का विजन छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करना है। ये विजन है इसका। साथ ही छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। तो ऐसा क्वालिटेटिव एजुकेशन दिया जाएगा कि उस एजुकेशन से सिर्फ आप नाम मात्र के ही नागरिक ना हो, आपके अंदर नाम मात्र का ही ज्ञान ना हो, एक्चुअल वास्तविक ज्ञान हो, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्कूली शिक्षा व्यवस्था पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 यानी 5-3-3-4 की एक नई व्यवस्था की बात करती है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताया गया है कि जो पिछला अकादमिक ढांचा था वो क्या था और नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा क्या है वो बनाया गया है। यहाँ पे अगर पिछला अकादमिक ढांचा देखें तो आप देखेंगे कि जो ये नए में 3 वर्ष के लिए आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका का फाउंडेशन आधार पे बताया गया है, वो नहीं था, यहाँ पे इंक्लूड नहीं था पुराने वाले में। लेकिन नए वाले में क्या किया गया है, उम्र 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको आधारभूत संरचना, फाउंडेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं एजुकेशन का, जिसमें 2 वर्ष जो है कक्षा 1 और 2 में ये पढ़ेगा। क्लियर है, यानी कि टोटल 5 वर्ष। अब ये जो 5 वर्ष का जो यहाँ पे हमने बताया था, पहला 5 वर्ष, जिसमें 3 वर्ष क्या था, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में, और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के लिए है, ये फाउंडेशनल स्टेज है। और दूसरा जो है यहाँ पे प्रारंभिक स्टेज बोला गया है इसको, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कक्षा 3 से 5 के बच्चों को शामिल किया गया है और उम्र की सीमा यहाँ पे 8 से 11 रखी गई है। इसको 3 वर्ष बोलते हैं। यहाँ पे 5+3 हो गया, यहाँ पे 3 साल इनकी एजुकेशन होगी और उम्र 8 से 11 साल होगा। उसके बाद जैसे ही इनकी उम्र 11 साल की हो जाएगी, ये कक्षा 6 में चले जाएंगे और यहाँ भी 3 साल की पढ़ाई करेंगे 14 वर्ष तक, और कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई इनकी होगी, जिनको मिडिल स्टेज बोला गया है, मध्य इनको बोला गया है। यानी कि 5+3 और प्लस ये जो 3 है, इस 3 में 6 से 8 कक्षा को शामिल किया गया है। और आप पुरानी व्यवस्था में देखेंगे तो यहाँ 2 भागों में 3+3 किया गया है ना, एक किया गया है प्रिपरेटरी और दूसरा किया गया है मिडिल स्टेज। पुरानी व्यवस्था में इन दोनों नई व्यवस्थाओं को जोड़कर एक ही बार में 6 से 16 साल के उम्र तक कक्षा 10 तक पढ़ा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे तोड़ दिया गया है, पहले फाउंडेशनल स्टेज में रहेंगे आप, फिर प्रिपरेटरी में जाएंगे जो प्रारंभिक स्टेज होगा और उसमें आप कक्षा 3 से 5 पढ़ेंगे, फिर मध्य स्टेज में जाएंगे जिसमें कक्षा 6 से 8 में पढ़ेंगे, जहां आपकी उम्र 11 से 14 साल होगी। उसके बाद आप जो आएंगे सेकेंडरी स्टेज में, और ये है लास्ट, यहाँ पे 4 साल आपको पढ़ना है और कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई होगी यहाँ पे, और उम्र जो होगी आपकी 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष की उम्र में आपको कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करनी है। और पिछला ढांचा जो है इसका, वो है कक्षा 11 से 12, उम्र 16 से 18। तो यहाँ भी 18 वर्ष तक की पढ़ाई थी, यहाँ भी 18 वर्ष तक की पढ़ाई थी। यहाँ पे कक्षा 11 और 12 को अलग करके पढ़ाया गया है, बट यहाँ पे 9 to 12 को साथ में रखा गया है और उम्र 14 से 18 इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप समझ गए पिछला अकादमिक ढांचा क्या था, उसमें आधारभूत संरचना नहीं थी, फाउंडेशन स्टेज नहीं था, सीधा इसमें प्रारंभिक और मध्य को मिलाकर कक्षा 10 तक का व्यवस्था था, उम्र 6 से 16 तक का, और उसके बाद था 11 से 12 तक का, 16 से 18। लेकिन यहाँ पे कई टुकड़ों में बांटा गया है। पहले फाउंडेशन स्टेज, 3 वर्ष आपको फाउंडेशन स्टेज में आंगनबाड़ी में पढ़ना है, उम्र 6 से 8 तक आपको 2 वर्ष 6 से 8 तक है ना, उम्र में आपको कक्षा 1 से 2 तक जाना है, और उससे पहले का जो एज होता है उसमें आपको 3 वर्ष आंगनबाड़ी में रहना है। जैसे ही 8 साल के आप हो जाएंगे, फिर आपको 3 वर्ष का जो स्टेज है उसमें आपको कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाएगा और उम्र 8 से 11 इसमें रखा गया, उसको प्रिपरेटरी बोलते हैं। फिर मिडिल स्टेज आएगा जिसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी और उम्र 11 से 14 होगा, और उम्र 14 से 18 तक आपकी पढ़ाई होगी नेक्स्ट स्टेज में, जिसको बोला गया है माध्यमिक स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, और उसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। आई होप कि आप इस स्टेज को समझ गए। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो 5 इयर्स का यहाँ पे प्लान रखा गया है, ये जो 5 साल का प्लान आपको यहाँ पे बताया गया है, फाउंडेशन स्टेज 5 साल का, उसमें जो बच्चा है जो 3 वर्ष आंगनबाड़ी में गुजारेगा, वो अपने उम्र के तीसरे वर्ष में ही आ जाएगा आंगनबाड़ी में, और तीसरे वर्ष में आएगा और 6 वर्ष तक इसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका में पढ़ेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात प्यूपिल टीचर रेशियो PTR 30:1 से कम हो, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम हो। जो PTR रेशियो होगा
प्यूपल टीचर रेशियो वो कम से कम 30:1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और वहाँ पे जो बच्चे वंचित है शिक्षा से, वहाँ पे शिक्षक विद्यार्थी का रेशियो 25:1 रखा जाएगा। नहीं तो नॉर्मली 30:1 रखने का ये इनका टारगेट है। दीक्षा एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जिसका नाम फुल फॉर्म होता है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का फुल फॉर्म है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो बुनियादी शिक्षा है, नंबर सिस्टम है और जो हाई क्वालिटी का रिसोर्स है उसका एक भंडार होगा, ये नेशनल स्टोर होगा और वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। इसको दीक्षा बोला गया। वर्ष 17 से 18 में एनएसएसओ के 75वें घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे थे 6 साल से 17 वर्ष के बच्चे के उम्र के बच्चे। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात GR प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% एडमिशन चाहिए स्कूल में। ये लक्ष्य है इनका कि 100% नामांकन हो स्कूल में, बच्चे एक भी नहीं छूटने चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के लिए विकल्प दिए जाएंगे, है ना। इसको फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा ताकि बच्चे छोड़कर नहीं भागें। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो। शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। तो यहाँ भी कहा गया है कि मदर टंग को इसमें शामिल किया जाएगा कम से कम ग्रेड 5 तक, और इनका इच्छा है कि मैक्सिमम ग्रेड 8 तक मातृभाषा में, मदर टंग में, घरेलू भाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका पालन करेंगे। एक सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबको यह पालन करना है रूल और सबके लिए लागू होगा। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखा गया है कि ऐसा नहीं हो कि भाषा यहाँ पर हम लागू कर रहे हैं तो किसी रीजनल क्षेत्र का, उसके अपना जो अधिकार है उसका, वास्तविक अधिकार का हनन हो जाए। जैसे कि आप देखेंगे कुछ राज्य हैं जो कि अपना लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। तमिल के क्षेत्र देख लें या फिर साउथ इंडिया के क्षेत्र देख लें तो वहाँ पे उनका अपना भाषा चलता है। ईस्ट में बंगाल वगैरह देख लें तो वहाँ पे भी उनका बंगाली चलता है। महाराष्ट्र में मराठी चलता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि इसमें ऐसा ना हो कि कोई राज्य ये क्लेम करे कि उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, उनके भाषा को मिटाने की साजिश है ये। तो उनके लिए ये त्रिभाषा फार्मूला लाया गया है कि वो चाहें तो अपने जो राज्य का लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ाएं, साथ में हिंदी एक भाषा है उनको भी पढ़ाए और इंग्लिश भी पढ़ाए। तो तीन त्रिभाषा फार्मूला हो गया यहाँ पे। तो आपको आपका जो स्टेट का लैंग्वेज है उसको भी लागू करने के लिए छूट दिया गया है और उसमें स्वायत्तता दी गई है। हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में अधिक लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये पहले मैं बता दिया हूं। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में 2 भाषाएं भारतीय भाषा हों। ये कह रहे हैं कि आपको 3 भाषा चुनने के लिए बच्चों को मौका दिया जाएगा और वो बच्चा अपने स्वेच्छा से कोई भी भाषा चुन सकता है, लेकिन 3 में से 2 भारतीय भाषा उसको चुनना होगा, एक कोई अन्य भी चुन सकता है। साथ ही भारतीय साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री को विकसित किया जाएगा जो बाधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। तो ISL जो है ना, इंडियन साइन लैंग्वेज, इसके थ्रू जो बाधिर विद्यार्थी है उनको पढ़ाया जाएगा और इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। स्कूल के लिए एक नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्य चर्चा आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की जाएगी और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी तथा कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। ठीक है, कोचिंग प्रणाली को ये बंद करने के बारे में बोल रहा है। तत्कालीन अब शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय, के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसका नाम परख रखा गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि अब जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन कैसे होगा, तो उनका मूल्यांकन करने के लिए परख प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश बनाने जैसे कुछ मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा। ये मैंने बता दिया है उसके मूल्यांकन के लिए। ये साथ ही राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण SAS का मार्गदर्शन और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का संचालन भी करेगा। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का कार्य करेगा। NTA उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातक और प्रास्नातक में दाखिले और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। तो अब 4 वर्षीय जो B.Ed कार्यक्रम है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षण पेशे में आने वाले लोगों के लिए छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित किया जाएगा, छात्रवृत्ति लाई जाएगी ताकि बच्चे इसको करें, मेरिटोरियस बच्चे आए और शिक्षण गतिविधि में शामिल हों। भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने के दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक लैंगिक समावेशी निधि जेंडर इंक्लूसिव फंड GIF का गठन करेगी। अब उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को अस्थायित्व देने में उच्चतर शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अब वो क्या क्या है यहाँ देखा गया है, कोई लिखा हुआ है। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो तथा प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। हर जिला में एक उच्च शिक्षा संस्थान खोलने की बात कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना करना, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन बनाना, समता और समावेशन में वृद्धि, इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर देना इनका मेन उद्देश्य है। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। यानी कि 2040 का टारगेट दिया गया है और सभी हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनको कि आप अपने यहाँ मल्टी सब्जेक्ट अपने यहाँ शामिल कीजिए और स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा समेत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% कम से कम करना है। 50% कब तक करना है? 2035 तक। ये क्वेश्चन पूछता है कि कब तक हायर एजुकेशन में सकल नामांकन जो है उसका रेशियो 50% करना है, तो आप बोलेंगे 2035 तक। व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है उच्चतर शिक्षा का एक बहुविषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD कार्यक्रम चलाता है और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है।
उदाहरणार्थ व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक डिग्री की तथा 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो उच्चतर शिक्षा है उसमें आपको एक फैसिलिटी दिया जाएगा। उसमें यह होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में नामांकन कराया और वो प्रोग्राम 4 वर्ष का था, लेकिन किसी कारणवश आपने 1 वर्ष ही पढ़ाई किया, तो 1 वर्ष जो पढ़ाई किया और उसको छोड़ दिया, मतलब 4 वर्ष के प्रोग्राम में एडमिशन लिया, 1 वर्ष पढ़ाई किया और आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपने जो 1 वर्ष पढ़ाई किया है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे। आपका जो 1 वर्ष का पढ़ाई था वो एक सर्टिफिकेट कोर्स था। मान लीजिए आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन में स्नातक में नाम लिखाया और 2 साल की पढ़ाई की और छोड़ दिया, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो आपको 4 साल पढ़ेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इस व्यवस्था से ऊपर उठकर अब ये एक नई शिक्षा नीति में नियम बनाया जो कि काफी अच्छा भी है। उसमें अगर 3 साल का आप प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, स्नातक का मिल जाएगा। और अगर वो 4 साल का प्रोग्राम है तो 4 साल के बाद आपको एक ग्रेजुएशन का तो डिग्री मिलेगा ही, साथ ही आपको एक बहुविषयक शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एक एबीसी स्थापित किया जाएगा। इस एबीसी कहने का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है? इसमें यह होगा कि अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित किया जाएगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र में कठिन शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री दी जा सकती है। इन दोनों चीज को समझिए। देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी है ए, यहाँ एडमिशन कराया और यहाँ पे पढ़ाई किया, ठीक है, और यहाँ पे आप 1 साल पढ़ाई किए, 4 साल का प्रोग्राम था, 1 साल का पढ़ाई किए, आप चले गए यूनिवर्सिटी बी में, दूसरे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन करा लिया। तो यहाँ जो आपने 1 साल में पढ़ाई किया था, एग्जाम पास किया, उसका एक क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा, आपके बैंक में जमा रहेगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, दूसरा प्रोग्राम में आप एडमिशन कराएंगे, तो वहां पे आपको जब जैसी पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये जो क्रेडिट है वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब आपका ये लैप्स नहीं होगा पढ़ाई। तो ये भी अच्छी व्यवस्था है। 3 वर्ष का अगर आप डिग्री करते हैं तो उसमें सिंपल आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा। अगर 4 साल का आप करते हैं, जैसे बीटेक वगैरह 4 साल का होता है, तो उसमें आपको रिसर्च सहित डिग्री दी जाएगी कि आपने अमुक सब्जेक्ट में रिसर्च भी किया है। अगर आप पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर के लिए डिग्री 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। यानी कि आप जो पीएचडी करेंगे या स्नातकोत्तर करेंगे उसके लिए डिग्री या 4 वर्ष का शोध के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। ये तो पहले भी था पीएचडी के लिए ग्रेजुएशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा, मतलब एमफिल कार्यक्रम अब नहीं रहेगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम आदि की तर्ज पर मेरू, जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो पूरा विकास के लिए जिस तरह से आईआईटी है, आईआईएम है, उसी की तर्ज पर मेरू की स्थापना की जाएगी। मेरू का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। यह एक मॉडल है सार्वजनिक विश्वविद्यालय के लिए। इनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना है ना, क्वालिटेटिव एजुकेशन, और विश्व में आपका जो मानक है उसका हाईएस्ट आपको प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालय को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। अब वर्ल्ड का कोई भी यूनिवर्सिटी यहां आकर अपना यूनिवर्सिटी खोल सकेगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से प्रदान की जाएगी। यानी कि 2025 तक हायर एजुकेशन में बिजनेस एजुकेशन की पढ़ाई होगी, कम से कम 50% स्टूडेंट को यह शिक्षा विशेष रूप से दी जाएगी। 100% क्वेश्चन आएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय है, जिसका अब पहले ये मानव एमएचआरडी था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
व्यवसायिक शिक्षा के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति NCIV का गठन करेगी, जिसका फुल फॉर्म होगा नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। साथ ही NSQF, जिसको राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क बोलते हैं, NSQF को प्रत्येक विषय, व्यवसाय, रोजगार के लिए अधिक विस्तार दिया जाएगा और साथ ही HECI के तहत 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं की स्थापना की जाएगी। HECI क्या है? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, ये होगा। इसमें 4 स्वतंत्र व्यवस्थाएं की गई, वो क्या क्या है? पहला है NHERC की स्थापना की जाएगी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद। दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसको NAC बोलते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। और तीसरा है HEGC, जिसको बोलते हैं हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, ये तीसरा होगा। और चौथा होगा सामान्य शिक्षा परिषद, जिसको GEC बोलेंगे, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये HECI के तहत 4 स्वतंत्र निकाय होंगी और ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, इसके थ्रू हायर एजुकेशन रेगुलेट होंगी। HECI स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगी और HECI एक स्वतंत्र निकाय होगा। तो HECI रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगी, जो वो चारों स्वतंत्र निकाय हैं जो इसकी स्थापना की जा रही है उसका रेगुलेशन करेगी, उसको रेगुलेट करेगी। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे क्या क्या है? विभिन्न विश्वविद्यालय को अपने आप को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना चाहिए, जो कि एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा मुहैया करवाए। सभी संस्थान वर्ष 2030 तक ऐसा करने का प्रयास करेंगे। कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत 9 है, लेकिन कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों को में नामांकन उच्चतर शिक्षा के कुल नामांकन के 1% से भी कम है। तो ज्यादातर इसमें कृषि शिक्षा पर बल देने के लिए बात कही गई है। ये विचारणीय मुद्दा है, इसको भी लागू किया जाएगा। विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे लॉ एजुकेशन है और कृषि एजुकेशन है, इन सब चीजों पर भी विचार किया गया है। विधिक शिक्षा वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्थान स्थित है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में बोल रहा है एजुकेशन देने के लिए, एक लोकल लैंग्वेज, एक इंग्लिश। स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली एकीकृत होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की बुनियादी समझ होनी चाहिए और ऐसा ही अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थियों के विषय में भी लागू होगा। ठीक है। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलों, विशेष रूप से समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, ताकि 100% साक्षरता को प्राप्त किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 220 भाषाओं को खो दिया। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। ये भी फैक्ट जान लीजिए कि ये हम ध्यान नहीं दिए तो हमारा भाषा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी विलुप्त होने की कगार पर है, विशेषतः वे जिनकी लिपि नहीं है। तो ऐसा भाषा जिसका कोई लिपि नहीं है, लिखने का उसका कोई कला नहीं है, तो वे भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। इस संदर्भ में एक IITI की स्थापना की जाएगी। IITI का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी और विद्यालय एवं उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण किया जाएगा, है ना। तो विद्यालय का जो उच्चतर शिक्षा है, विद्यालय स्तर का शिक्षा है, उसका शिक्षण, उसका मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन, इस सब में सुधार के लिए एक प्रौद्योगिकी विचार
एक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिसको बोलते हैं NETF, जिसको एक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, और वो होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षण कार्यों में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब इनका क्रियान्वयन कैसे होगा? यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको कैब बोलते हैं, है ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। अधिगम और शिक्षा पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किया जाए। तो ये तो बना दिया गया MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों, जिनमें मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्र और राज्य सरकारें, शिक्षा संबंधी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्ड्स, NTA, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, NCERT, SCERT, स्कूल और उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल है, द्वारा शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समन्वय व तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवं प्रयोजन अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है एजुकेशन फील्ड में, सबको आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित कर इन योजना को लागू करना है। विश्लेषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन तो किए गए थे, किंतु 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए यह लगातार अक्षम साबित हो रही थी। नई नीति में बच्चों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर सीखने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है, किंतु शिक्षाविदों के अनुसार इसका क्रियान्वयन बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार पूरी नीति को समग्र रूप से लागू करने की अवधि को वर्ष 2040 तक मानकर चल रही है, किंतु कुछ मुद्दों की अस्पष्टता को शीघ्र दूर करने की दरकार होगी। यानी कि सरकार 2040 तक मान रही है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लागू कर देगी, लेकिन इसमें कुछ अस्पष्टता है जिस पे चर्चा करने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है। जैसे पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे, उनका आधार क्या होगा, स्कूलों में ज्यादा नामांकन का लक्ष्य कैसे पूरा किया जाएगा, शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, ये सारी जो अस्पष्टता है इसको दूर किया जाएगा, तभी ये जो 2040 तक का लक्ष्य है संपूर्ण और पूरी तरह से NEP को लागू करना संभव हो पाएगा। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए औपचारिक शिक्षा में प्रवेश कराने को लेकर माना जा रहा है। एकदम बड़ा बदलाव है, पहले ऐसा नहीं था। किंतु क्या आंगनबाड़ी केंद्र इस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम है, ये भी जानना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र को भी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति तो ठीक नहीं है उसकी। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा को रखा गया है, लेकिन क्या इसे निजी क्षेत्र के विद्यालयों में भी लागू करवाया जा सकेगा? क्या प्राइवेट स्कूल मानेगा इसको? ये भी एक चैलेंज है। सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के बीच भाषा के अंतराल की भरपाई अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा सरकारी स्कूलों के बच्चे फिर से निजी स्कूलों के बच्चों से अंग्रेजी भाषा के मामले में 5 वर्ष पीछे हो जाएंगे। बात सही है। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर जगह अंधाधुंध तरीके से निजी क्षेत्र का दबदबा हो गया है। इस प्रश्न का समाधान भी जरूरी है कि शिक्षा की सरकारी व्यवस्था को बचाने हेतु सरकार क्या करेगी। प्राइवेट स्कूल का तो सही में दबदबा है। अगर हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम सही हो तो प्राइवेट स्कूल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वास्तव में किसी भी नीति का उद्देश्य होता है कि वह उस क्षेत्र की समस्याओं को समझे तथा उनके समाधान का रास्ता बताए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सैद्धांतिक तौर पर तमाम समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करती है, किंतु व्यवहारिक तौर पर यह कितनी सफल रहती है यह देखना होगा। 34 वर्षों के बाद देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है। यह नीति प्रगतिशील, समृद्ध, सृजनशील एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण ऐसे नए भारत की कल्पना करती है जो अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार यह महज सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए भारत की नींव रखेगा। अभी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही है उसमें क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित रहा है। नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया गया है।
नई शिक्षा नीति में ऐसे प्रावधान है कि छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के साथ साथ उनको अपनी जड़ों से भी जोड़कर रखा जाएगा। वास्तव में जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों ही भूमिका इस पर कानून बनाने और लागू करने में अहम है। ऐसे में जरूरी नहीं कि नई शिक्षा नीति के सभी सुझावों को राज्यों द्वारा माना ही जाए। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 के तहत सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नई शिक्षा नीति निसंदेह कारगर सिद्ध होगी। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। इन्हें गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। वास्तव में भारत की युवा आबादी को यदि नई शिक्षा नीति द्वारा सहेजा एवं संवारा जा सके तो निश्चित ही दुनिया भारत का जयगान करने पर विवश होगी। और यहाँ पे हमारा NEP पूरा का पूरा योजना डिस्कस हो गया है और अच्छे से हो गया है। अगर आप इसको 2 बार भी देख लेते हैं तो आई थिंक कि इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं अपने लेख में। आगे है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इस पर चर्चा नेक्स्ट करते हैं हम लोग। वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए इस तैयारी से संबंधित तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, UPPSC वाले भैया टेलीग्राम चैनल। हम लोग UPPSC को लेकर तैयारी करवाएंगे, जिसमें इस तरह से नहीं, अभी तो मैं PDF में पढ़ा रहा हूँ स्कैन कर करके। अब जो पढ़ाई होगा आपका वो डिजिटल फॉर्म में होगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा और कॉन्सेप्ट वाइज होगा। क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, इसीलिए इस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आई होप कि हमारा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन आपके काम आए। थैंक यू, बाय बाय।